Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our unit second chapter anti-anginal drugs. Means वो ड्रग्स वो एजेंट्स जो कि एंजाइना के अगेंस्ट वर्क करते हैं और एंजाइना को ट्रीट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो एंजाइना क्या होता है, किस वजह से एंजाइना कोज होता है एंड देन हम उसको कैसे ट्रीट आउट करेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स देंगे जो कि एंजाइना को क्योर करेंगी एंड देन फिर उन ड्रग्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। सबसे फर्स्टली हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ एंजाइना। सो एंजाइना पेक्टोरिस also known as myocardial ischemia in which flow of blood to the heart is not able to meet the metabolic demands of heart for oxygen। मीन्स कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट की मसल्स होती है, उनकी एक पर्टिकुलर डिमांड होती है ऑक्सीजन की। तो वो जो डिमांड है उतना ब्लड जो है वो वहाँ फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी जितनी डिमांड होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। और इस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड विच इज़ नॉन एज angina pectoris। His condition occurs due to one or more or heart arteries are narrowed or blocked। अब ये जो कंडीशन हुई है मायोकार्डियल इस्चीमिया की, ये क्यों हुई है? क्योंकि या तो एक या एक से ज़्यादा जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनमें क्या हो गया, या तो नैरोनेस हो गई है, उनका जो पाथ है वो छोटा हो गया है, या फिर ड्यू टू सम रीज़न वो ब्लॉक हो गया है। मीन्स कि ये आपके हार्ट की आर्टरी है, इससे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बीच में कोई क्लॉट बन गया, कोई फैट का डिपोजिशन हो गया, तो अब जो है इसका पाथवे सिर्फ इतना सा रह गया और इतने से पाथवे से इसको होके पास आउट होना होगा। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, जो रेट होती है ना ऑक्सीजन की, जो ब्लड की फ्लो की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स कि कम अमाउंट में यहाँ से ब्लड जो है वो पास आउट हो पाएगा, तो इसकी वजह से जो रिक्वायर्ड डिमांड है वो नहीं फुलफिल हो पाएगी और इसकी वजह से इस्चेमिक कंडीशन कोज होगी। एंजाइना इज अ साइन दैट समवन इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, आइदर हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो सकती है और सडनली कार्डियक डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर इन केस सडनली जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई हार्ट की और उस पर्टिकुलर टाइम पे उतनी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो क्या हो जाएगा, सडनली हार्ट अटैक हो जाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और इवन ऑन सीवियर कंडीशंस क्या हो सकती है, हार्ट की वजह से कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो क्या समझे हम एंजाइना पेक्टोरिस को, कि हमारी जो कार्डियक मसल्स है, जो हार्ट है, उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिमांड है ब्लड की, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाती है ड्यू टू कोई आर्टरीज़ की नैरोइंग की वजह से या फिर आर्टरीज़ में ब्लॉकेज की वजह से, तो फिर उस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया, विच इज़ ऑन सीरियस नोड उसे बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। सो दिस इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। तो हमें इसको कैसे क्योर कर सकते हैं कि या तो उसमें जो ब्लॉकेज है आप उसको रिमूव करो, ठीक है, या तो आप इसको रिमूव करो, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, या फिर आपने बायोप्सी के बारे में सुना होगा जिसमें क्या किया जाता है, यहाँ से एक अलग पाथवे बना दिया जाता है कि अब ब्लड जो है यहाँ से ना होके इधर से होके चला जाएगा, या फिर हम ये जो आर्टरीज है इनकी वाइडनिंग करेंगे, इनको इनका जो है वैसोडाइलेशन करेंगे। तो इस तरीके से एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एंजाइना के बारे में कि एंजाइना इज कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज एंड सिम्टम्स इन द फॉलोइंग मैनर।
अब किस लेवल की एंजाइना की कंडीशन है, क्या कोज किस वजह से एंजाइना हुआ है, उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बिहाफ पे एंजाइना को क्लासिफाई किया है, जिसमें फर्स्ट होता है आपके क्लासिकल एंजाइना। इन दिस टाइप ऑफ एंजाइना अटैक अकर्स ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल एक्सरकेशन। मीन्स कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हो, तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ गई है, और उस टाइम पे जब नहीं फुलफिल हो पाएंगी ऑक्सीजन के और ब्लड की जो रिक्वायर्ड डिमांड है वो नहीं फुलफिल होंगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्लासिकल एंजाइना। द डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट्स अकर इन ईसीजी। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि क्लासिकल एंजाइना की कंडीशन है, कि जब जो कार्डियोग्राफी है उसके अंदर जो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है वो आपको दिखाई देगा ईसीजी के अंदर, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये जो कंडीशन है वो किसकी है, क्लासिकल एंजाइना की। सेकंड होता है हमारा अनस्टेबल एंजाइना। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी दैट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस डिजीज इज द मेन फैक्टर फॉर एंजाइना एंड अकर्स बाई वेसोस्पाज्म। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा होता है, बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो कि हार्ट को ही ब्लड की सप्लाई कर रही होती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है। जिसे ये अथेरोस्क्लेरोसिस अनस्टेबल एंजाइना का मेन रीज़न होता है, और इसमें जो अटैक आता है वो वेसल स्पाज्म की वजह से आता है, यानी जब वेसल्स जो होती हैं उनमें स्पाज्म हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइना के अटैक्स आते हैं। थर्ड होता है हमारा वेरिएंट एंजाइना, एंड इट अकर्स ड्यू टू वेसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी वेसल्स generally in the morning and may not be associated with severe atherosclerosis। अब ये जो हमारा वेरिएंट एंजाइना है ये भी वेसोस्पाज्म की वजह से हुआ है कोरोनरी वेसल्स में, जैसे हमारे अनस्टेबल एंजाइना में हुआ है। लेकिन इसके जो अटैक हैं वो आपको यूजुअली इन द मॉर्निंग देखने को मिलेंगे, सुबह सुबह, एंड नॉट मे बी एसोसिएटेड विथ सीवियर अथेरोस्क्लेरोसिस। मीन्स कि हमने अनस्टेबल एंजाइना में देखा कि ये अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है, और ये एक सीरियस कंडीशन कोज कर रहा है, क्योंकि जब वेसोस्पाज्म की कंडीशन आएगी तो उसकी वजह से इसमें एंजाइना का अटैक आ सकता है। लेकिन जो वेरिएंट एंजाइना होता है ये भी सिमिलर ही होता है अनस्टेबल एंजाइना के, लेकिन ये जो है वो सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएट नहीं है, और इसके जो अटैक्स हैं वो जनरली मॉर्निंग में आते हैं, और इसमें जो वेसोस्पाज्म की कंडीशन है वो जनरली मॉर्निंग में होती है, क्योंकि मॉर्निंग में जो हार्ट बीट होती है, अगर आपने नोटिस किया, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि एक्सरसाइज करके हम अपनी हार्ट बीट को मेंटेन करें, उसको फास्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करें। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या कोर्स करती है, एंजाइना। क्योंकि बहुत ऑब्वियसली अगर आप समझेंगे कि एक्सरसाइज की कंडीशन में क्या होती है, ऑक्सीजन डिमांड जो होती है हार्ट की वो बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, और उस टाइम पे जब नहीं फुलफिल हो पाएगी वो डिमांड पर्टिकुलरली, तो क्या होगा, एंजाइना होगा, और एंजाइना के अटैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग्स दैट आर यूज इन द एंजाइना पेक्टोरिस ट्रीटमेंट। तो क्लासिफाई किया गया है एंटी एंजाइनल ड्रग्स को ऑन 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज वेसोडायलेटर्स। मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि बेसिकली क्या करेंगे, जो वेसल्स है हमारी, क्योंकि उनमें नैरोइंग हो गई है तो उनको डायलेट करेंगे, ताकि जो रिक्वायर्ड डिमांड है वो फुलफिल हो पाए। सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो कैल्शियम चैनल को आप ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, और वेसल्स जो है वो डायलेट रहेंगी। एंड थर्ड क्लास है मिससेलेनियस, जिसके अंदर जो अदर ड्रग्स होंगी वो इंक्लूड होंगी। तो वेसोडायलेटर्स के अंदर हमारी जो ड्रग है वो है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट। इसके अंदर ड्रग आती है, फर्स्ट अमाइल नाइट्राइट, सेकंड नाइट्रोग्लिसरीन, थर्ड
पेंटा एरिथ्रियोल टेट्रानाइट्रेट, फोर्थ आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट, फिफ्थ डाइपाइरिडामोल, सिक्स निकॉर्डिल, सेवन्थ निकार्डिपिन और एट निमोडिपिन। नेक्स्ट आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में ड्रग्स आती हैं वीराप्रामिल, बेपेरिडिल, डिल्टियाजाम HCl, निफिडिपिन, एमिलोडिपिन, फैलोडिपिन। एंड मिससेलेनियस के अंदर आती है एस्पिरिन एंड साइक्लिनडेलेट। सो दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना। नेक्स्ट आते हैं हमारे हर क्लास के ड्रग्स को अब हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर पहली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं वेसोडायलेटर्स, जिसमें हमारी है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यानी कि NO है, इट इज़ अ पोटेंट वेसोडायलेटर, यानी कि ये जो है एक पोटेंट एजेंट है जो कि क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है। इट अफेक्ट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सेशन, न्यूरोट्रांसमिशन, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स कि ये क्या करता है, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सेशन करता है पहला, दूसरा न्यूरोट्रांसमिशन करता है और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये शो करता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम L-arginine बाय नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। मीन्स कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये पूरी बॉडी में हमारे प्रेजेंट है, कहीं पे भी अपना फंक्शन शो कर सकता है इजीली, और ये L-arginine जो है उससे सिंथेसाइज होगा, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस के लिए दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, और इसके थ्रू क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा, और क्या करेगा, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करेगा, जैसे कि एंडोथेलियन डिपेंडेंट रिलैक्सेशन करेगा, न्यूरोट्रांसमिशन करेगा और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। और अभी हम नाइट्रिक ऑक्साइड को बहुत डीपली इसका रोल देखने वाले हैं हमारे ड्रग्स के अंदर। सो द ऑफिशियल वेसोडायलेटर ड्रग्स आर समराइज्ड एज फॉलो। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ड्रग्स विच बेसिकली क्या करती हैं, ये वेसल्स को डायलेट करती हैं, और इसके अंदर अभी हम नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन यूज़ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर हमारी फर्स्ट ड्रग है अमाइल नाइट्रेट। तो अमाइल नाइट्रेट की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर क्या है, 4 कार्बन की लीनियर चेन और उसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, एंड इन लास्ट में क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका अगर नंबरिंग करेंगे हम तो कैसा होगा, 1 2 3 4। तो 3 पोजीशन पे मिथाइल, 1 पोजीशन पे नाइट्रोसो, देन ऑक्सी एंड 4 कार्बन का ब्यूटेन। तो उसका नाम हुआ 3 मिथाइल 1 नाइट्रोसो ऑक्सी ब्यूटेन। अमाइल नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक अमाइल नाइट्रेट्स। It is a yellowish liquid with an ethereal odor, pungent taste, and it is quite volatile and inflammable in nature. Means कि जो अमाइल नाइट्रेट है, ये जो अमाइल नाइट्रेट से उसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स का मिक्सचर होता है फर्स्टली, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है। सेकेंड, अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर होता है येलोइश, इसकी स्टेट होती है लिक्विड, इसका ऑर्डर होता है इथरल, ईथर जैसा, एंड टेस्ट होता है इसका पंजेंट। नेचर की बात करें तो क्वाइटली वॉलेटाइल होता है ये और इन्फ्लामेबल होता है। तो इस तरह का होता है हमारा अमाइल नाइट्रेट। अब ये कैसे अपना एक्शन शो करता है, तो नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो अमाइल नाइट्राइड प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड which results in the reduction of systemic and pulmonary arterial pressure and decreased cardiac output by peripheral vasodilation.
मीन्स कि जो अमाइल नाइट्रेट है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोसो प्रेजेंट है और इसके थ्रू ये क्या प्रेजेंट रिलीज करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अमाइल नाइट्रेट ने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है। तो ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करेगा। कैसे, ये रिड्यूस करेगा सिस्टमिक और पेरिफेरल आर्टेरियल प्रेशर को, डिक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट को, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ये एक्शन शो करेगा। तो इस तरीके से अमाइल नाइट्रेट जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। तो हम इसके अगर यूजेस की बात करें तो अमाइल नाइट्रेट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइना एंड हार्ट डिजीज़। मीन्स कि इसका यूज़ किया जाता है एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए और जो भी हार्ट डिजीज़ होंगी डिफरेंट डिफरेंट उनको ट्रीट आउट करने के लिए। सेकेंड, इट इज़ समटाइम्स यूज एज एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू मेथनोग्लोबिन। मीन्स कि इसका जो यूज़ है वो एज एंटीडोट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो साइनाइड ये पॉइजनिंग हो जाती है हमारी बॉडी में उसके एंटीडोट की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये जो क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है उसको मेथमोग्लोबिन के अंदर उसका ऑक्सीडेशन करता है और उसके थ्रू ये साइनाइड की पॉइजनिंग को क्या करता है, ट्रीट आउट करता है। तो इस तरीके से अमाइल नाइट्राइट के क्या क्या यूज़ हुए, पहला एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, सेकंड हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए और थर्ड साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंड ड्रग, दैट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइड भी बोला जाता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या है, ग्लिसराइल और ट्राइनाइट्राइड यानी 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर और जो क्या करेंगे, फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेंगे और एंजाइना को ट्रीट आउट करेंगे, वैसोडाइलेटर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसका जो आयुपिक नेम होता है दैट इज 1,3 डाइनाइट्रो ऑक्सी प्रोपेन 2 आइल नाइट्रेट। मीन्स कि इसके अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 को हमने क्या किया है, मेन सब्स्टिट्यूशन में दिया है और एक को हमने मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ कंसिडर किया है। उसका नाम बना 1,3 डाइनाइट्रोऑक्सीप्रोपेन एंड 2 आइल नाइट्रेट। इसकी सिंथेसिस कैसे होगी कि आपका ग्लिसरीन है, ठीक है, ग्लिसरीन के अंदर 3 OH ग्रुप है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4, ये जो लास्ट में आपका OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा, H जो है रिमूव होगा और यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो जुड़ता जाएगा, OH और H मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते जाएंगे। तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और 3 NO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ जुड़ेंगे और जो स्ट्रक्चर बनेंगी दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन। सो अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग डिहाइड्रेटेड। मीन्स कि कैसे बना, ये डिहाइड्रेशन हुई, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकले, ग्लिसरीन की जब रिएक्शन हुई, ग्लिसरीन विद अ मिक्सचर ऑफ फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स कि ग्लिसरीन जो है उसकी रिएक्शन जब आप फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो उसके रिजल्टेंट क्या बनेगा, नाइट्रोग्लिसरीन। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन इज अ कलरलेस ऑयल विथ अ स्वीट पंजेंट burning taste. It is thick flammable explosive liquid which is slightly soluble in water but soluble in organic solvents. मीन्स कि सबसे पहले कलर की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, देन टेस्ट इसका होता है स्वीट बर्निंग सा, देन ये जो है थिक फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव लिक्विड है, यानी कि एक्सपोजन कर सकता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है। एंड विट इज़, इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो नाइट्रोग्लिसरीन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO
and which activate guanylyl cyclase, stimulate the synthesis of cGMP, which then activate the series of protein kinase dependent dephosphorylation of the myosin light chain of स्मूथ मसल्स। मीन्स कि नाइट्रोग्लिसरीन है हमारे पास मेन मॉलिक्यूल, मेन मॉइटी। अब ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, दैट इज NO। अब ये NO क्या करता है? हमने पढ़ा है कि वैसोडाइलेटर होता है। कैसे वैसोडाइलेट करेगा ये एक्टिवेट करेगा सबसे पहले ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम को। देन ये ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा CGMP के सिंथेसिस को, यानी GMP से ये क्या कन्वर्ट करेगा? CGMP कन्वर्ट करेगा ग्वानाइल साइक्लेज। फिर ये जो CGMP है ये फर्दर एक्टिवेट करेगा सीरीज ऑफ प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन चेन ऑफ स्मूथ मसल्स। मीन्स कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें मायोसिन लाइट चेन्स हैं हमारी, उनमें क्या करेगा? ये डिफॉस्फोराइलेशन करेगा और इस तरीके से ये क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा। और बेसिकली क्या होगा? जो मायोसिन चेन है उनमें डिफॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है, कौन सा वाला? प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट वाला। और इस तरीके से ये क्या करेगा? वेसल्स को डायलेट करेगा। जो मायोसिन चेन फाइबर्स है वो क्या करेंगे? उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होंगी और इस तरीके से जो वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी। तो फाइनली इसका यूज़ किस में किया जाता है? तो इसके यूज़ की अगर हम बात करें, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ सबलिंगुअल टैबलेट्स। मीन्स कि सबलिंगुअल टैबलेट्स आती है नाइट्रोग्लिसरीन की और इसे टंग के नीचे रखा जाता है और फिर इसका जो यूज़ है वो किया जाता है एज इन एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब सबलिंगुअल देने का क्या फ़ायदा है कि ये जो है सबलिंगुअली जब दिया जाता है तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करके ये जो है इंस्टेंट एक्शन परफॉर्म करती है। इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन जिलेटिनाइजर फॉर नाइट्रोसेल्युलोज एंड एज एन प्रोपेलेंट फॉर कार्डियक एंड बॉलीलाइट। मीन्स कि जैसे कार्डिडेट होते हैं, बॉलिस्टिडेट होते हैं, वैसे ही ये क्या करता है? पहला तो एक प्रोपेलेंट की तरह वर्क करता है। प्रोपेलेंट आपने देखे होंगे जो कि जो नेबुलाइजर्स होते हैं उनमें प्रोपेलेंट फिल किया जाता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, तो प्रोपेलेंट की तरह वर्क करता है। और नाइट्रोसेल्युलोज के लिए जिलेटिनाइजर की तरह ये वर्क करता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन की हम बात करें तो बेसिकली तो एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर कार्डियक इन्फेक्शन में ट्रीट करेगा। सेकंड, जिलेटिनाइजर का वर्क करेगा, प्रोपेलेंट का वर्क करेगा। देन हमारी नेक्स्ट आता है इसका, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझें तो ये हमारे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं। इनसे क्या बना? हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। सभी नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स क्या बना रहे हैं? सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा है? ये जो एंजाइम है हमारा ग्वानाइल साइक्लेज GC, ये पहले इनएक्टिवेट था, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होगा, तो ये GC जो है वो एक्टिवेट हुआ। और ये ग्वानाइल साइक्लेज क्या करता है? बेसिकली GTP से CGMP का फॉर्मेशन करता है, यानी ग्वानाइल ट्राइफॉस्फेट से साइक्लिक ग्वानाइल मोनोफॉस्फेट का फॉर्म करता है। अब ये जो CGMP बना है ये जो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है उसको कन्वर्ट करता है एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज के अंदर। प्रोटीन काइनेज है हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में, उसे कन्वर्ट किया एक्टिव फॉर्म में। अब ये जो प्रोटीन काइनेज है ये फर्दर क्या करेगा? मायोसिन LC फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा, यानी कि मायोसिन जो लाइट चेन फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट करेगा मायोसिन लाइट चेन के अंदर। मीन्स कि उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे रिमूव करेगा, यानी कि क्या कर रहा है? डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है। अब ये जो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट था ये क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था। अब हमने लाइट चेन फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर दिया?
उसका डीफॉस्फोराइलेशन करके मायोसिन लाइट चेन के अंदर। तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिलैक्सेशन में। तो इस तरीके से जो भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड ड्रग, दैट इज पेंटा एरिथ्रियोल टेट्रा नाइट्रेट। तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर पेंटा मीन्स कि 5 नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट है और इरिथ्रियोल 5, तो इसके अंदर कार्बन चेन पर प्रेजेंट है 5 कार्बन की। एंड टेट्रा नाइट्रेट मीन्स कि 4 इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए कि इसके अंदर 1 2 2 3 4 और 5, तो ये 5 कार्बन प्रेजेंट हैं और 1 2 3 एंड 4 इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हैं। जो सेंटर में आपका कार्बन है उससे चारों जो रिमेनिंग कार्बन है वो अटैच हैं। और इस तरीके से जो इसमें मिडिल में क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट है जो कि एक कार्बन है और इससे बाकी चारों अटैच है कार्बन, तो इसलिए इसको इरिथ्रियोल बोला है। और इसमें से जो कार्बन अटैच है उन सबसे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से पेंटा इरिथ्रियोल टेट्रानाइट्रेट की स्ट्रक्चर है। इसका आईयूपीएक नेम बनेगा 2,2 बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल 1,3 प्रोपेन डाइऑल टेट्रानाइट्रेट। मीन्स कि इसके अंदर जो मेन कार्बन चेन है दैट इज दिस, और ये दोनों जो हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो सेकंड पोजीशन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये, तो इनका नाम होगा 2,2 बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल एंड 1 और 3 पे नाइट्रो है तो 1,3 प्रोपेन डाइऑल टेट्रा नाइट्रेट। देन आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ insoluble in water and slightly soluble in acetone। मीन्स कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर होगा वाइट, नेचर इसका क्रिस्टलाइन पाउडर है ये। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस एंड ये जो है वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, एसीटोन के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट्स एक्शन इज सिमिलर टू नाइट्रोग्लिसरीन बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज मोर। अगर इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसा नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म था बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा और फिर ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करके जीटीपी से सीजीएमपी बनाएगा। देन सीजीएमपी फर्दर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा और फिर जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है वो मायोसिन लाइट चेन का डीफॉस्फोराइलेशन करके अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके का ही इसका मैकेनिज्म है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होता है। नेल आते हैं इसके यूजेस। सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस एंड ऑल्सो यूज इन द एक्सप्लोजिव बाय मिलिट्री। यानी ये भी इसका नेचर जो है एक्सप्लोजिव सा नेचर होता है, तो इसके एक्सप्लोजिव नेचर को यूज़ किया जाता है मिलिट्री के अंदर। और बेसिक जो हम, क्योंकि एंजाइना के ट्रीटमेंट की ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक जो यूज़ है वो एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, यानी एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट आउट करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ ड्रग दैट इज डायपाइरिडामोल। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायपाइरिडामोल, जिसके अंदर क्या है, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर और इसके साथ ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। मेन इसके अंदर पायरिमिडीन चेन है और इसके साथ यहाँ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कि स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो दैट इज 2 डबल डैश एंड 2 ट्रिपल डैश। जो अटैच स्ट्रक्चर है दैट इज 4,8 डाई पिप्रीडिनो
पायरिमिडो, 5A डाइपायरिमिडीन, 2 6 डाइल डाइनाइट्रियोल, टेट्रा इथेनॉल। मीन्स कि इसके अंदर यहाँ इथेनॉल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, डी पैरिडिनो पायरिमिडो, एंड दिस इज द मेन स्ट्रक्चर दैट इज पायरिमिडीन, एंड फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से इसका नाम जो है वो डिज़ाइन हुआ है। नेक्स्ट आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इट इज़ वाइट bright yellow crystalline powder, insoluble in water, and it is incompletely absorbed by GIT. It is metabolized in liver by glucuronidation and excreted in bile. फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ब्राइट येलोइश इसका कलर होगा। फिजिकल अपीयरेंस इसका क्रिस्टलाइन होगा, पाउडर की फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड होगा। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है, नहीं घुल पाता है इजीली। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये जीआईटी रूट से हम लेंगे अगर, तो ये इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब होगा, प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होगा देन इसका जो लीवर है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा। अब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होगा। मेटाबॉलिज्म जो होगा उसमें जो रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए दैट इज़ ग्लूकोरोनिडेशन, एंड फाइनली ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो डाइपायरिडामोल एक्ट बाय 2 मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म के थ्रू ये वर्क करेगा। पहली है इट इनहिबिट्स द phosphodiesterase enzyme that normally break down CAMP and CGMP। पहला तो ये क्या करता है, जो एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज उसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि नॉर्मली फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या करता है, CAMP और CGMP का ब्रेकडाउन कर देता है। और अगर आपने फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो CAMP और CGMP का ब्रेकडाउन नहीं होगा। और आपको पता है कि CGMP जो है वो फर्दर क्या करता है, प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन करता है और मायोसिन लाइट चेन का डीफॉस्फोराइलेशन करके एंटी एंजाइनल एक्शन शो करता है, वैसोडाइलेशन करता है। तो हमने पहला तो क्या किया, CGMP और CAMP के ब्रेकडाउन को रोका। और कैसे रोका, हमने इनहिबिट किया फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को। सेकेंड, it inhibits the cellular reuptake of adenosine into red blood cells, endothelial cells and platelets, leading to increased extracellular concentration of adenosine। मीन्स कि एडिनोसिन जो है वो फर्दर क्या करवा रहा था, वैसोडाइलेशन करवा रहा था। तो इसके लिए क्या किया हमने, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन हमें बढ़ानी थी एडिनोसिन की। तो जो एडिनोसिन का अपटेक था आरबीसीज के अंदर, एंडोथीलियल सेल्स के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर, उसको हमने इनहिबिट करवा दिया। जब एडिनोसिन नहीं जाएगा सेल्स के अंदर तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी और फर्दर इस एडिनोसिन का यूज़ किया जाएगा एज इन वैसोडाइलेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारा जो डाइपायरिडामोल है वो अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। सो इट इज़ यूज टू डायलेट द ब्लड वेसल्स विथ कोरोनरी हार्ट डिजीज़। मीन्स कि जिन पेशेंट्स में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है उनके अंदर ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। सेकेंडली, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लोअर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मीन्स कि लोअर जो टिश्यूज़ हैं, हमारा लोअर एरिया है जो कार्डियक का रेस्पिरेशन का, तो वहाँ पे जो हाइपरटेंशन होता है, लोअर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसको ये ट्रीट आउट करता है। सो यहाँ हम क्या समझे, ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो हमने स्टार्ट किया एंटी एंजाइनल ड्रग्स। मीन्स कि वो ड्रग्स, वो एजेंट्स जो कि एंजाइना को ट्रीट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी था कि एंजाइना बेसिकली होता क्या है। तो हमने देखा कि एंजाइना क्या है, कि हमारे जो हार्ट की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिमांड है
ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो जो है फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो इसकी वजह से जो कंडीशन कोज हो रही है वो इस्चेमिक कंडीशन है और उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। ये जो कंडीशन है ये आइदर वेसल्स के नैरोइंग की वजह से हो सकती है और ब्लॉकेज की वजह से होती है। तो हमें उनको ट्रीट आउट करने के लिए पर्टिकुलर ड्रग्स देनी होगी। तो हम कौन कौन सी ड्रग्स हमने देखी? पहला देखा हमने नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, सेकंड देखी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड थर्ड वन इज मिससेलेनियस, जिसमें से हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली 4 ड्रग्स देखी। सबसे फर्स्ट थी हमारी अमाइल नाइट्रेट, सेकेंड थी नाइट्रोग्लिसरीन, थर्ड थी पेंटा एरिथ्रियोल टेट्रानाइट्रेट, फोर्थ थी डाइपाइरिडामोल। जिसके अंदर हमने कॉमन मैकेनिज्म देखा कि ये क्या कर रही है, बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रही है अपनी स्ट्रक्चर में, इनकी सबके स्ट्रक्चर में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दैट इज ग्वानाइल साइक्लेज। ग्वानाइल साइक्लेज क्या करता है, जीटीपी से सीजीएमपी बनाएगा, सीजीएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, देन प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, मायोसिन लाइट चेन का डीफॉस्फोराइलेशन करेगा और इस तरीके से ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, जो भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं, वो फाइनली वैसोडाइलेशन एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को और रिमेनिंग ड्रग्स को। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।